स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रेखा मैम फ्रॉम आर.एस. बुरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। नेशनलिज्म क्या होता है? हिंदी में इसका मीनिंग होता है राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद की भावनाएं होती है, जो देश हित के को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किए जाते हैं उसको आप नेशनलिज्म बोल सकते हैं। यानी कि सभी व्यक्ति जब अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए लड़ते हैं, वो सभी नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग होती है उन सभी के अंदर होती है। और उस नेशनलिज्म फीलिंग की वजह से फिर 1920 के बाद इंडिया में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से लीडर निकल करके आते हैं और किस सिचुएशंस में यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को छोड़कर जाते हैं, वो सभी हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और जो आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेशनलिज्म इन इंडिया। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है, मतलब पूरा यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के राजाओं से आज़ादी पाने के लिए कैसे वो फाइट करते हैं, वो सब चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने नेशनलिज्म पढ़ा है इंडो चाइना का, मतलब इंडो चाइना के अंदर भी कॉलोनियल शासन होता है, वो भी फाइट करते हैं अपनी फ्रीडम के लिए। तो जैसे ही नेशनलिज्म आता है यूरोप के अंदर, वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है नेशन स्टेट की, मतलब एक अपना राष्ट्र राज्य बनने शुरू हो जाते हैं जो कानून के हिसाब से चलने वाले होते हैं, राजा के रूल से हट करके। इट ऑल्सो मींट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज हु वर। इसका मीनिंग है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में चेंज होना। व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को डिफाइन मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग को डिफाइन करता है कि वो किस चीज़ से बिलोंग करते, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़, forged new links and redefined the boundaries of the communities। जो नए नए आइडियाज़ थे, नए नए लिंक्स थे, उन्होंने रीडिफाइंड किया कम्युनिटी की बाउंड्रीज़ को। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो मेकिंग थी न्यू नेशनल आइडेंटिटी की, वो क्या थी, एक लॉन्ग प्रोसेस थी। ही हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, और वो जागरूकता, कॉन्शियसनेस मीन्स होता है अवेयरनेस बच्चों, इंडिया के अंदर जो फीलिंग्स थी राष्ट्र के प्रति और अपने आप को समझने की कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या हो गए हैं, इन सब चीज़ों को कॉन्शियसनेस बोलते हैं जब व्यक्ति ये चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। इन इंडिया एज इन वियतनाम मैनी अदर कॉलोनीज The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। जो मूवमेंट कॉलोनियों के खिलाफ था उसको कॉलोनियल मूवमेंट बोला गया, वियतनाम में भी और इंडिया में भी। पीपल बिगेन टू डिस्कवर देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उससे उनकी यूनिटी, एक मतलब अपनी यूनिटी को डिस्कवर कर रहे थे, एक हो रहे थे, सभी लोग यूनाइट हो रहे थे। द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अंडर कॉलोनियल शासन के अधीन जो ओप्रेस्ड किया गया ब्रिटिशर के द्वारा इंडियंस को, या वियतनाम में कॉलोनियल जो शासन था उसने ओप्रेस किया, उससे क्या हुआ, डिफरेंट जो ग्रुप्स थे वो इकट्ठे हो गए, बट ईच क्लास ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल डिफरेंटली। हर एक जो क्लास ग्रुप था उसका अपना इफेक्ट था। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड, उनके एक्सपीरियंस अलग थे। देयर
नोशंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के उनके नोशंस वर नॉट ऑलवेज द सेम, वो भी एक नहीं होते थे। कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अधीन जब चल रही थी, तो वो एक मूवमेंट शुरू करना चाहती थी, सभी ग्रुप्स को एक ही मूवमेंट में लेकर आना चाहती थी। बट यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट, जो यूनिटी है वो बिना कन्फ्लिक्ट के नहीं निकल करके आ सकती। यहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी इम्पोर्टेंट कॉलोनियल शासन के दौरान, वो थी कांग्रेस जो मैंने बताई है, और लीडर उसके महात्मा गांधी भी थे, लेकिन A.O. ह्यूम के द्वारा इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. 20th century की फर्स्ट डिकेड तक ग्रोथ जो थी नेशनलिज्म की वो बढ़ चुकी थी। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 से स्टोरी उठाएंगे। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जितनी भी इवेंट्स हम 1920 के बाद हुई हैं वो सभी पढ़ेंगे। स्टडी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921-22 में चला था। ये 2021-22 मतलब 22 में नॉन कोऑपरेशन चोरी चोरा की घटना के कारण बंद हो जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो सैन्यवज्ञ आंदोलन है वो 1930 में चला था। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सोट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे उन्होंने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में कैसे सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैसे कैप्चर किया, ये हम इस चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। बच्चों जो मेन चीज़ आती है चैप्टर की, ये तो वो स्टोरी बताई गई है कि कैसे कैसे नेशनलिज्म राइज होता है, वियतनाम और इंडिया में कैसे आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर वो कैसे यहाँ पर डेवलप होती है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ। खिलाफत भी 1920 में चला था, क्योंकि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे दोनों साथ साथ चले थे। ये मुस्लिम का था खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन हिंदुओं का था। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं खिलाफत, खिलाफ होना, मतलब ये सब अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन थे। मुस्लिम ने जो अपने आंदोलन का नेम रखा था वो खिलाफत मूवमेंट रखा था, अपनी क्रोध को दिखाने के लिए उनके प्रति। इन द ईयर 1919 में वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, जो नेशनल मूवमेंट थे नए एरियाज में फैल रहे थे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल को डेवलप कर रहे थे। अंडरस्टैंड दीज, डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और इम्प्लीकेशन दे है, जो भी इम्प्लीकेशन उनके पास थी वो सब चीज़ें जो आई इम्प्लीकेशंस वो उनके रास्ते में वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यूज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जैसे ही युद्ध होता है 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसने पॉलिटिकल सिचुएशंस को बिल्कुल टफ बना दिया था। न्यू इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो गई थी। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। दो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे आप। एक्सपेंडिचर, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया था। वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, और लोन लेकर के इसको पूरा किया जाता था, या फिर इंक्रीजिंग टैक्स से किया जाता था। मतलब जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको पूरा करने के लिए या तो लोन लिए जाते थे या फिर टैक्स इंक्रीज किए जाते थे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है इंटरनल। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, ये सारा लिखेंगे आप यहाँ तक। कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाता है, इनकम टैक्स को बढ़ाया जाता है। थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 18। 13 से लेकर के 18 के बीच में जो प्राइस होती है चीज़ों की प्राइसेस वो बिल्कुल डबल हो जाती है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल, जिससे जो कॉमन पीपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई द सोल्जर्स, विलेजेस को बोला जाता था कि सोल्जर्स के लिए सप्लाई करो फूड ग्रेन्स की। फोर्स रिक्रूट्स
फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब कोई अपनी इच्छा से सेना में भर्ती ना हो, उसको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाए, वो फोर्स रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ डेफिनेशन भी दी हुई है। ये आपका 3rd नंबर का जो इंटरनल क्वेश्चन बनता है, ये लिख लेना है। इन रूरल एरियाज कोज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। जब वो ज़बरदस्ती भर्ती करते थे सेना के अंदर, तो इससे क्या होता था, जो ग्रामीण थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। देन इन 1918, 1919, 20 और 21 में क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब जो फसल थी वो फेल हो गई कई पार्ट्स में इंडिया के, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इससे क्या हुआ, जो भोजन की कमी थी वो हो गई। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इससे क्या हुआ, एक महामारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1920 की सेंसस के अकॉर्डिंग 12-13 मिलियन पीपल पेरिस्ट का मतलब होता है डेथ हो जाना। लोगों की डेथ हो गई एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। महामारी से और फेमाइन से इतने लोगों की मौतें हो गई थी। हाउ मेनी पीपल्स वर किल्ड इन 1920 बाय द फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन बन जाता है। आप लिख लेंगे हाउ मेनी पीपल्स वर किल्ड एंड ड्यूरिंग 1921 फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। ये आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वार बट डिड नॉट हैपन। लोगों की थिंकिंग थी कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनकी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएगी। 1914 से 18 तक जो चला, लेकिन जब 18 में ये ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दिस स्टेज न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उसमें क्या हुआ, एक नए नए लीडर निकल करके आए और वो अपनी नई नई जो स्ट्रगल की चालें थी वो बताने लगे। यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट का ये कीवर्ड्स दिया हुआ है, ये लिखना आपने। द प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल। कॉलोनियल स्टेट फोर्स करती थी लोगों को टू ज्वाइन द आर्मी। क्या ज्वाइन करने के लिए? आर्मी। मतलब बिना विलिंग के, विदाउट एनी विलिंग दे वर फोर्स टू ज्वाइन द आर्मी। आगे बच्चों सत्याग्रह वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन आपका। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर हुआ, किसने किया, ये सब क्वेश्चन आपके जो फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन 5th नंबर का बनता है। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट। क्योंकि वो आया कहाँ से था वकालत करने के बाद? साउथ अफ्रीका से आया था। वहाँ वो सक्सेसफुली फॉट किया था उसने इंडियंस के लिए, जो इंडियन वहाँ पर रह रहे थे। ये आप देख सकते हैं सत्याग्रह के टाइम में उन्होंने क्या क्या किया था। यहाँ पर सामने पिक्चर्स में दिख रहा है और लिखा भी हुआ है फिगर 2 में। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू द वोल्स रस्ट 6 नवंबर 1913 को। वोल क्रस्ट के जरिए वहाँ पर दौड़ रहे हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं महात्मा गांधी वाज द लीडिंग वर्कर्स फ्रॉम द न्यू कैस्टल टू ट्रांसवाल तक, न्यू कैस्टल से लेकर के ट्रांसवाल्स तक वो लीडर था उनका। व्हेन मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड। अफ्रीका के अंदर भी गांधी को अरेस्ट किया गया था। जब वो मार्चर्स का मतलब होता है यात्रा करने वाले सभी लोगों को रोकने के लिए थाउजेंड्स और मोर वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया सत्याग्रह को अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ। रेसिस्ट क्या होता है? रेसिस्ट होता है जातिवादी नियम के खिलाफ, दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट, जो वहाँ पर नॉन वाइट को अधिकारों से वंचित रखता था। ये एक सिर्फ साउथ अफ्रीका की स्टोरी नहीं है, वहाँ पर भी जब साउथ अफ्रीका में हमारे इंडियंस रह रहे थे वो भी नॉन वाइट के अंदर काउंट होते थे, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश शासन था। जैसे कि नेल्सन मंडेला की स्टोरी में मैंने 10th क्लास में बताया है। आप इसका भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी। तो उसने किसके खिलाफ क्यों किया था? रेसिस्ट लॉ के खिलाफ किया था, जो नॉन वाइट्स डिनाई करते थे, नॉन वाइट्स को डिनाई किया जाता था बाय वाइट पीपल्स के द्वारा। रेसिस्ट रिजीम विद ए नोबल। अफ्रीका में वो क्या करता है? फोर्ट विद द रेसिस्ट रिजीम। रेसिस्ट रिजीम था जो साम्राज्य था, उसके खिलाफ लड़ता है विद अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। किसके साथ? नोबल एक मेथड अपनाता है वो मास एजिटेशन को, भीड़ को इकट्ठा करने का। यहाँ पर बच्चों आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। ही कोल्ड सत्याग्रह, जो उसी को उसने सत्याग्रह कहा है। सत्याग्रह की डेफिनेशन आप फॉलो द
ट्रूथ आ जाएगा, या फिर आप कहीं से नेट से सर्च करके इसको लिख लेना है। ये आपका 7th क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। यहाँ पे दिया हुआ है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। ये आपका आंसर आ जाता है 7th का, कि जो पावर ऑफ ट्रूथ को मतलब फॉलो करता है, उसी को अडोप्ट करता है और सर्च करने की कोशिश करता है ट्रूथ को, उसको आप सत्याग्रह कहते हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ द केज वाज ट्रू, अगर केज ट्रू होता है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर स्ट्रगल होता है इनजस्टिस के खिलाफ, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो सिर्फ फिजिकल पावर ही जरूरी नहीं है ओप्रेसर के खिलाफ यूज करने के लिए। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और द बीइंग एग्रेसिव, बिना आक्रमणकारी हुए एक सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। हिंसा के जरिए भी बैटल को जीता जा सकता है। आप देख सकते हैं जो 3 आइडियल्स, सत्य, अहिंसा और ये जो 2 आइडियल्स थे, नॉन वायलेंस और जो ट्रूथ थी, ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी के आइडियल्स थे। ये उन्होंने फॉलो किए थे, कभी भी ऐसा नहीं किया कि मारपीट का तरीका उन्होंने अपनाया हो किसी भी अपनी मांग को मनवाने के लिए। वो ऐसा ही सत्याग्रह के अंदर सजेशन दे रहे हैं कि नॉन वायलेंस के जरिए और अपनी सच्चाई के बल पर भी हम लड़ाई जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ओप्रेसर। इससे हम अपील कर बाय अपीलिंग, हम जो उसकी कॉन्शियंस आत्मा होती है ओप्रेसर की, उसको हम जागृत कर सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। जो ओप्रेसर में शामिल हैं लोग, वो क्या ट्रूथ को देखें इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ। वो इस चीज़ की जगह कि वो फोर्स करें किसी भी चीज़ की ट्रूथ को अपनाने के लिए थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस से वो हमें सच्चाई अपनाएं, इससे पहले हम अपने आप में ही सच हों। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और इस बाउंड से जो सच्चाई होती है वो अंत में हमें जीत दिलाती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। यूनाइट कर सकता है, मतलब एक बंधन में बांध सकता है जो नॉन वायलेंस का हथियार है, हमें पूरे इंडियंस को। ये था सत्याग्रह का। बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? वेयर डिड सत्याग्रह वाज यूज्ड फर्स्ट? इन साउथ अफ्रीका। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ये हमारे क्वेश्चन बन गए। ये आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में अच्छे से। 7 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे हमारे इंडिया में, वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ भी उसने क्या किया? संघर्ष करना शुरू कर दिया। इंडिया में 1916 में फर्स्ट टाइम उसने सत्याग्रह शुरू किया था। यहाँ पे व्हेन डिड ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन इंडिया फर्स्ट टाइम, यहाँ पर 8 क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ तक। Then in 1917 में he organized the सत्याग्रह to support the peasant of खेड़ा district. When did movement took place in खेड़ा district? ये लिख सकते हो। In 1917 he organized सत्याग्रह to support the peasant of खेड़ा district affected by the crop failure and plague एपिडेमिक। जो प्लेग की महामारी फैल गई थी उससे बचाने के लिए उन लोगों को जो अफेक्ट थे वहाँ से, उनको कोऑपरेट किया। महात्मा गांधी उनके साथ थे 1917 में। पीजेंट ऑफ खेड़ा ने क्या किया? कुड नॉट पे द रिवेन्यू, वो आयकर नहीं दे सकते थे। वर डिमांडिंग दैट रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्सड, और वो ब्रिटिश सरकार से डिमांड कर रहे थे कि उनको रिलैक्सेशन दी जाए। ये महात्मा गांधी ने दिलवाई थी। ये आप यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन बना लेंगे। जो खेड़ा सत्याग्रह है, एक्सप्लेन खेड़ा सत्याग्रह भी लिख सकते हो। यहाँ पर चंपारण मूवमेंट भी एक्सप्लेन लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 1918 में कंटिन्यू 3 ईयर चला था। वेंट टू अहमदाबाद, अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स के में शुरू होता है। ये भी आप इंटरनल बनाएंगे। 9 यानी कि यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा टॉपिक बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वार में
क्या किया था, इंडियन को फोर्स सेना में फोर्सफुली भर्ती किया जाता था और सिचुएशन यहाँ पर बहुत ही टेरिबल हो गई थी। इसके लिए इंक्रीज टैक्स किया गया था, लेकिन उसी समय महामारी आ जाती है 1920 में। बहुत से लोग क्या होते हैं, उस महामारी में मर जाते हैं और फेमाइन की वजह से मर जाते हैं। फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आता है जब 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया में वापस लौटते हैं। तो उसके बाद पहला जो सत्याग्रह वर्ड था उन्होंने यूज़ किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह का क्या मीनिंग है और सत्याग्रह के लीडर इन साउथ अफ्रीका में कौन थे, ये भी आ सकता है, महात्मा गांधी थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आगे बन सकता है कि चंपारण मूवमेंट को एक्सप्लेन करो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के मूवमेंट को एक्सप्लेन करो। यहाँ पर आपका जो कॉटन मिल वर्कर्स मूवमेंट भी पूछ सकता है, व्हेन डिड इट हैपन्स 1920 के अंदर। ये चीज़ आप अच्छी तरह अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। महात्मा गांधी और सत्याग्रह ये आप रीड करेंगे। पैसिव रेसिस्टेंस किया था, पैसिव का मतलब होता है एक्टिव नहीं रहना, मार पिटाई नहीं करनी। पैसिव रह करके उन्होंने जो ट्रूथ का और नॉन वायलेंस का हथियार था वो यूज़ किया था। इसमें कुछ नहीं है, आप अपने आप रीड कर लेंगे। इम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, उस सक्सेस से इम्बोल्ड होकर के रोलेट एक्ट आगे बढ़ रही हैं। रोलेट एक्ट को काला पानी भी बोला जाता है, 1919 में पारित किया था ये। तो क्या होता है, इम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च इन नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड ऑफ रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट 1919 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रोलेट एक्ट, डिस्क्राइब इट। ये भी क्वेश्चन आप बना लेना, पूरा लिखना है आपने। व्हेन डिड इट स्टार्ट, इट स्टार्टेड इन 1919। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members। इंडियन मेंबर्स के यूनाइटेड होने के बावजूद भी ये सारे के सारे ब्रिटिशर के द्वारा पारित किया गया था। दिस एक्ट, यहाँ पर सेंस अपने आप बना लेना, ये एक सेंटेंस लिख के फिर आप यहाँ से लिखेंगे। इट गेव द गवर्नमेंट एनर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इससे क्या किया, गवर्नमेंट ने एनर्मस पावर दी रिप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रेल फॉर 2 years। तो उसने क्या किया, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे बिना ट्रायल के फॉर 2 years के लिए उनको जेल भेजा जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच इनजस्ट लॉ। ऐसे लॉ के खिलाफ वो क्या चाहते थे, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, विच वुड स्टार्ट विद द हार्टल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की जो मीटिंग होती है उसके साथ वो शुरू होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया। रोलेट एक्ट का आपकी जो भी आपके पास बुक है, पूरा क्वेश्चन या आप इंटरनल से उतार लेना। यहाँ पर कोई प्रॉपर सेंस नहीं है, यहाँ से आप नहीं लिखोगे, लेकिन आपको 11th क्वेश्चन यहाँ से बनाना है। ये थोड़ा लेंथी भी बनाना है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो काला कानून था 1919 में, जो कानून बनाया था अंग्रेजों ने, ये एक ऐसा कानून था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। बिना किसी वकील, अपील और दलील के व्यक्ति को उठा करके सीधा जेल में डाल दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी और उसको काले पानी भेज दिया जाता था, यानी कि अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया जाता था। ऐसे कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों न सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर आगे शुरू किया जाए, नॉन वायलेंट जो हो, जिसमें कि हम क्या करें, नॉन वायलेंट हैं। लेकिन इससे पहले बच्चों क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत आगे चलता है, लेकिन आगे चलाया जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़। अब जो क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, रोलेट एक्ट का जब पारित होता है तो वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन रेलवे वर्कशॉप एंड द शॉप्स क्लोज डाउन, alarmed by the popular upsurge and the scared that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted। जो रेलवे लाइनें थी वो सारी तोड़ दी गई, वर्कर्स ने वर्कशॉप में जाना बंद कर दिया, जो शॉप थी वो क्लोज हो गई, और जो पॉपुलर चीज़ थी, पॉपुलर जगह थी और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी, उन सभी चीज़ों को कट कर दिया गया।
तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, तो नेशनलिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने। लोकल लीडर को पिक कर लिया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल लीडर को फ्रॉम अमृतसर से। महात्मा गांधी वाज बैरेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। बैरेड मीन्स होता है पाबंदी लगा देना। दिल्ली में घुसने से महात्मा गांधी पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को क्या हुआ बच्चों? द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल सक्सेशन। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ? जो पुलिस थी अमृतसर के अंदर जो पीसफुल प्रोसेसन चल रहा था उस पर गोलियां चला दी। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, बैंक पे अटैक होने लगे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया वहाँ पर बच्चों। क्या हो गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ भी क्या होता है? यहाँ पर भी बच्चे जो लोग हैं इकट्ठे नहीं हो सकते। जनरल डायर ने वहाँ की कमांड ले ली। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो इसी चीज़ का रिजल्ट होता है। जब रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर धरने रैलियाँ चल रही थी, शॉपकीपर दुकानें बंद कर दी गई थी, जो वर्कर्स थे काम नहीं कर रहे थे। इसमें से क्या किया? नेताओं को उन्होंने उठा लिया अमृतसर से। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया अंग्रेजी सरकार ने। लेकिन अमृतसर में 10 अप्रैल को जो पीसफुल प्रोसेसन चल रही थी, वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही थी, उस पर लोगों की मीटिंग पे उन्होंने फायर करवाना शुरू कर दिया। आगे फिर जलियांवाला बाग वाले हत्याकांड होता है। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ मीन्स वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, और ये कमांड किसको दी गई? जनरल डायर को दी गई। उसके बाद हमारा आ जाता है जो मेन इवेंट है वर्ल्ड के इतिहास में, सिर्फ इंडिया के इतिहास में नहीं वर्ल्ड के इतिहास में जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेक्रे इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये आप क्वेश्चन बनाएंगे, 12th नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जलियांवाला बाग में। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ लोग गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर को प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। जलियांवाला बाग में बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर आते हैं बहुत से लोग। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड सिटी से होने वाले मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। जो अमृतसर में बाहर के गांव से आए थे उनको मार्शल लॉ का पता नहीं था जो लागू किया गया था, इम्पोज किया गया था वहाँ पर। डायर एंटर द एरिया, जनरल डायर क्या करता है वहाँ पर एरिया में एंटर करता है। ब्लॉक द एग्जिट, एग्जिट को ब्लॉक कर देता है पॉइंट को। एंड ओपन द फायर ऑन क्राउड, उस भीड़ के ऊपर क्या कर देता है? फायरिंग शुरू कर देता है। किलिंग 100 लोग मारे जाते हैं। हीज ऑब्जेक्ट्स एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू बी प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट। इससे जो उसने काम किया बाद में क्या हुआ? एक मोरल इफेक्ट क्रिएट हो गया उससे। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ईव। इससे क्या हुआ? ओव की जो ओव का मतलब भय और टेरर की भावना पैदा हो गई सत्याग्रहियों के बीच में। ये 13 अप्रैल 1913 की इवेंट्स थी। यहाँ पर बच्चों आपका दिखाया गया जनरल डायर ट्रैवलिंग ऑर्डर जो जनरल डायर देता था तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता था। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा अमृतसर पंजाब के अंदर। वहाँ पर अमृतसर पंजाब में जब जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था, एक कुएं के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चों कूद गए थे और उस कुएं के अंदर ही जनरल डायर ने बहुत सारी गोलियां चलाई थी, जिसके वहाँ गोलियों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसा जो कहते हैं ना, ऐसी जो निर्ममता उन्होंने दिखाई थी कि उससे पूरा इंडिया हिल चुका था और ये इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जब जलियांवाला बाग की इवेंट सब जगह पता चल गई है कि ऐसा हुआ है, तो इंडियन जो टाउन्स थे हर एक जगह क्या किया जाने लगा? हड़तालें होनी शुरू हो गई, लोग स्ट्रीट में आ गए। दे वर स्ट्राइक क्लैश्ड विद द पुलिस, अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लग गए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रेप्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किससे दिया? ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल दबाव से दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज द पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब
देयर नोज इज ऑन द ग्राउंड। पुलिस ने क्या किया, इंग्लिश पुलिस ने मतलब जो हमारे सत्याग्रही थे उनको ग्राउंड पे नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्रेवल ऑन स्ट्रीट में उनको क्रेवलिंग करवाई। सलाम टू ऑल द साहिब, सारे अंग्रेजों को सलाम करना पड़ता था। पीपल वर फ्लोज्ड एंड द विलेज अराउंड द जलियांवाला बाग इन पंजाब, जो अब किस में है, पाकिस्तान के अंदर है, बॉम्ब गिराए गए वहाँ पर। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कोल्ड ऑफ मूवमेंट, लेकिन जैसे ही वो ऐसे पता चला जलियांवाला बाग की घटना का, तो उन्होंने अपने मूवमेंट को, जो दुकानें वगैरह पे जाने का काम था, वो उन्होंने बंद कर दिया कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है ये चीज़। वाइल द रोलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज़ और टाउन में ही लिमिटेड रहा। महात्मा गांधी ने फेल्ट की नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड मूवमेंट इन इंडिया, उस घटना के बाद उन्होंने सोचा कि एक बड़ा मूवमेंट शुरू करना चाहिए हमें। बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू और मुस्लिम क्लोज टुगेदर। उसने सोचा कि अब हम हिंदू मुस्लिम को अलग करके नहीं लड़ सकते, दोनों को इकट्ठा लड़ना पड़ेगा अगर कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करने हैं। ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट टू टेक अप खिलाफत इशू, उसने कहा कि खिलाफत का इशू उठाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड द टू डिफीट द ओटोमन तुर्की, जो ओटोमन टर्की था उसकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर। देयर वाज र्यूमर्स दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक मूवमेंट। तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट का रीजन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर बुक में आपको अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देख लेना, जिससे को पढ़ोगे तो पता चल जाएंगे रीजन क्या था। जो ओटोमन टर्की का धार्मिक नेता था, रिलीजियस लीडर था, वो मुसलमानों का नेता माना जाता था। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने टर्की के खलीफा नाम था उनका, खलीफा को के साथ, धार्मिक नेता को खलीफा बोला जाता था, खलीफा के साथ भी मिसबिहेव किया, तो हमारे इंडिया के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि जो खलीफा था स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको भी क्या बोलते हैं, खलीफा, और वो ओटोमन टर्की में रहता था, और टर्की के ऊपर उसकी इंसल्ट की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, खलीफा की पावर को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1919 में। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्हेन डिड खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे, यहाँ पर आप 13 नंबर का क्वेश्चन बना लेंगे, और ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पर बना सकते हैं एक आप, लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, लीडर कौन थे इसके, जो खिलाफत कमेटी थी, ये 14 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अली बिगेन डिस्कसिंग विद, महात्मा गांधी के साथ उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, जो पॉसिबिलिटी थी सभी पूरी जनता को एक लेकर जगह पर लेकर आने की। गांधी जी साथ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना सारे इंडियन को, ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आने का, एक सूत्र में बांधने का। एट कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट द खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। उसने नेताओं को मना लिया, जब सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो उसने दूसरे नेताओं को मना लिया कि अब हमें भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ, और स्वराज के लिए भी हो सकता है, और सपोर्ट किसको हो जाएगा, खिलाफत को भी हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों, जो महात्मा गांधी की जो तकनीक थी, मतलब जो उनकी क्लेवरनेस से उन्होंने काम लिया था, ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। यहाँ पर हमारा आ जाता है खिलाफत कमेटी की फॉर्मेशन आ जाती है, हु वर द लीडर ऑफ खिलाफत कमेटी, व्हाई डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाएंगे, व्हाई डिड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया, व्हेन जो ब्रिटिशर्स थे बिगेन टू ट्रीट बैडली ओटोमन तुर्की, तो इस्लामिक वर्ल्ड हेड था, जो स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, देन द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया बिकेम वेरी एंग्री, देन दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में बना करके आप लिख लेना। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक्स।